Hello students, today we'll begin with set number 6 of idioms and phrases. Hello students, before we begin with today's video, you can go to the Google Play Store or click on the link in the description below and download the PrepWell app where you'll find premium content on various law, fashion designing, management and university entrance exams. So download the PrepWell app today. First question, the green-eyed monster strikes a woman when she sees her husband टॉकिंग टू अनदर प्रिटी वुमन, यानी कि जब भी कोई औरत अपने हस्बैंड को किसी और सुंदर औरत से बात करते हुए देखती है तो वो जेलस हो जाती है. ठीक है, सीधी सी बात है. ग्रीन आइड मॉन्स्टर बन जाना इसका मतलब ये है कि आप किसी से जल रहे हैं. ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि वो चीज़ हो रही है. जेलसी इज़ अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर एंड यू लुक लाइक वन व्हेन यू एक्ट दैट वे, यानी कि जब आप किसी से जेलस होते हैं तो आप एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर जैसे दिखाई देते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर जेलसी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. एनवी नहीं हो सकता. एनवी हम तब करते हैं किसी को जब कोई हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा हो, जैसे कि किसी के अगर मार्क्स हमसे बेटर आ रहे हों तो हम उसे एनवी कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर तो इस प्रिटी वुमेन को वो बंदी जानती भी नहीं थी तो वो उससे एनवी नहीं कर सकती, वो उससे नफ़रत भी नहीं कर सकती, वो उससे गुस्सा भी नहीं होगी, बट वो उससे जेलस होगी. ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट. Next question, since you couldn't accept timely warning, it's no use repenting now. Why cry over spilt milk? यानी ये कहा जा रहा है कि तुमने पहले तो मेरी वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया तो अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, अब पछताने से क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत. ठीक है, जैसा हम हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पर भी वही सीन है. डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि अब मिल्क तो गिर चुका है, अब रोने से क्या होगा? ठीक है, अब उसको तुम मिल्क को पी तो सकते नहीं हो, तो अब वो बेकार हो चुका है ना. सो जो चीज़ हो गई है वो हो गई है, अब वो बदली नहीं जा सकती. ठीक है, यहाँ पे लिखा है मीनिंग डोंट बी अपसेट, वरिड और अनहैप्पी अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज. जो बदला नहीं जा सकता उसके बारे में दुखी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. I burned the birthday cake, but there's no time to cry over spilled milk. We'll just serve cookies at the party instead. है ना, तो अब बर्थडे केक तो जल चुका है ना, टाइम हमारे पास है नहीं, तो हम कुकीज़ सर्व कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है, जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते, उसके ऊपर दुखी होने से कोई मतलब नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन, क्राई ओवर इररिपेरेबल लॉस. अब यहाँ पे इररिपेरेबल लॉस ऐसा है, इसका मतलब ये होगा कि आपसे जो गलती हुई है ना वो कभी ठीक ही नहीं हो सकती. ठीक है, तो ये बात गलत है. आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती, यानी कि जो गलती हुई है, जैसे केक जल गया था तो वो वापस से ठीक नहीं हो सकता, केक ठीक नहीं हो सकता, लेकिन वो जो लॉस है उसे हम रिपेयर कर सकते हैं बाय सर्विंग कुकीज़. है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये लॉस इररिपेरेबल है. सेकेंड है टू रिग्रेट यूजलेसली. ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं रिपेंटिंग की बात हो रही है, पछतावे की बात हो रही है ना, तो अब पछताने से कुछ नहीं होगा क्योंकि वो चीज़ अब बदल नहीं सकती. हम यही कह रहे हैं. क्राई नीडलेसली, ज़रूरत नहीं है तो भी रो रहे हैं, तो ये बात गलत है. ज़रूरत तो है ही, केक जल गया है ना, कुछ बुरा हो गया है. फील गिल्टी ऑफ, ये बात भी गलत है. गिल्टी हम तब फील करते हैं जब हम किसी और के साथ कुछ बुरा करते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने खुद की सिचुएशन को बिगाड़ लिया है और हमने दूसरों की बात को नहीं मानी है, इसलिए हमें पछतावा हो रहा है ना. तो पछतावा करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते. सो सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइट टूथ एंड नेल. ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम बहुत बुरी तरह से किसी से फ़ाइट करते हैं. ठीक है, यानी कि उसे बुरी तरह से हराने की कोशिश करते हैं, अपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाते हैं किसी को हराने के लिए, तब हम कहते हैं फाइट टूथ एंड नेल. है ना, हम हर संभव कोशिश कर लेते हैं जीतने की. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे द ट्विन्स फाइट टूथ एंड नेल ओवर द स्लाइटेस्ट डिसएग्रीमेंट, यानी कि छोटी सी भी बात होती है, अगर कोई छोटी सी भी लड़ाई होती है तो ये जो ट्विन्स हैं ये बहुत बुरी तरह से एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं. ठीक है, द पीपल ऑफ हांगकॉन्ग वुड फाइट टूथ एंड नेल फॉर देयर फ्रीडम, यानी कि जो हांगकॉन्ग के लोग हैं उन्हें अपनी फ्रीडम चाहिए, इसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे. है ना, किसी भी हद तक जाकर वो लड़ेंगे और फ्रीडम उनको मिलेगी. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, टू फाइट अ लूजिंग बैटल. ये बात गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये लूजिंग बैटल है, और ऑब्वियस सी बात है जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो हम उस बैटल को नहीं हारेंगे. ठीक है, सेकेंड है टू लॉज अ फॉर्मल प्रोटेस्ट. यहाँ पे हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे हम झगड़े कर रहे हैं. ठीक है, फॉर्मल प्रोटेस्ट की कोई बात ही नहीं है, दंगा कर रहे हैं या झगड़े कर रहे हैं. है ना,
यहाँ पे हम फॉर्मली रैलीज नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, इस तरह की कुछ हरकत नहीं कर रहे हैं। थर्ड है टू हैव अ फिजिकल फाइट, ये बात हर जगह पर ज़रूरी नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि ये जो ट्विन्स हैं दे फाइट टूथ एंड नेल, तो यहाँ पे हो सकता है कोई फिजिकल फाइट हुई हो, लेकिन यहाँ पे जो पीपल ऑफ हांगकॉन्ग है ये ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट से जाके फिजिकली फाइट तो नहीं कर सकते, राइट, लेकिन ये कुछ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं या कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे कि सामने वाला इंसान जो है उसको ये समझ आ जाए कि भाई ये लोग मेरे अगेंस्ट है और मुझे हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी रॉन्ग। फोर्थ है टू अपोज रेजोल्यूटली, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि आपका रेजोल्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत डिटर्मिन्ड है कि हाँ मुझे तो इसको हराना ही है और फिर हम किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, है ना। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर वी टू सिट इन जजमेंट ओवर देयर चॉइसेस, यानी कि उस इंसान ने जो चॉइसेस करी हैं, उस इंसान के जो डिसीजंस हैं उस पर हम कौन होते हैं उन्हें जज करने वाले, हम कौन होते हैं उस बात पे कमेंट करने वाले कि इन्होंने ये सही किया था या गलत किया था, ठीक है, हम कोई नहीं है। सो हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप मीम में भी लिखा हुआ है, इट मस्ट बी एग्जॉस्टिंग टू सिट इन जजमेंट ऑफ अदर्स, यानी कि ये बहुत ही थकाने वाला काम होगा कि आप हर इंसान को बैठ के जज कर रहे हो कि यार ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, ये इंसान ऐसा है, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि तुम चुप हो जाओ और ये जो जजमेंट है ये पूरा भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि भगवान एंड में जाके हमें जज तो करते ही हैं, फिर हमें हेल या फिर हेवन में भेजते हैं। तो तुम यहाँ पे बैठ के जजमेंट मत करो क्योंकि तुम जज करने लायक नहीं हो, है ना। सो यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि जजमेंट की बात यह है कि हम किसी के बारे में कुछ कमियाँ निकाल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन लेक्चर, ये बात गलत है, हम किसी को लेक्चर नहीं दे रहे हैं। सेकेंड है क्रिटिसाइज, ये बात बिल्कुल सही होगी, हम यही कह रहे थे कमियाँ निकालना या बुराई करना। थर्ड है स्पीक, ये बात भी गलत है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हम उस इंसान के बारे में कमियां निकाल रहे हैं, हम उस इंसान को बुरा कह रहे हैं। फोर्थ है कम्युनिकेट, ये बात भी गलत है, हम उस इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम उस इंसान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, दूसरों के सामने बोल रहे हैं कि यार ये इंसान ऐसा है वैसा है। सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वे अप द प्रोज एंड कॉन्स इज़ टू, यानी कि अगर हम किसी भी इशू के प्रोज और कॉन्स देख रहे हैं, यानी कि प्रोज के अंदर हम उस चीज़ की अच्छी बातें देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे, उस चीज़ से हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है ये देखेंगे, और कॉन्स में हम ये देखेंगे कि उस चीज़ से क्या बुरा हो सकता है, ठीक है, उस चीज़ से क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ड्राइविंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोज यानी कि अच्छी बातें ये हैं कि हम ड्राइव करके किसी भी जगह पर जल्दी पहुँच सकते हैं, ठीक है, और हमें स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं बैठना पड़ता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या कैब से किसी भी तरह से जाएंगे तो हमें किसी और के साथ भी बैठना पड़ेगा या अपनी स्पेस को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जबकि अगर हम कॉन्स की बात करें, यानी बुरी चीज़ें ड्राइविंग की ये है कि एयर पोल्यूशन होता है इससे, और दूसरा हमें क्रेजी ड्राइवर्स से भी डील करना पड़ता है, यानी कि रोड पर आप देखते हैं कुछ ऐसे ड्राइवर्स होते हैं जो बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं, तो उससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो सिंपली प्रोज एंड कॉन्स का मतलब है किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यानी कि उस चीज़ के बारे में हम सब कुछ जानना चाह रहे हैं एक तरह से। फर्स्ट ऑप्शन मेजर द इंग्रेडिएंट, ये बात गलत है, ठीक है, हम उस चीज़ के इंग्रेडिएंट्स नहीं जानना चाह रहे हैं। जैसे कि किसी रेसिपी में होते हैं ना, आपने कोई केक बनाया तो उसके इंग्रेडिएंट्स, यानी कि उस केक के अंदर क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, हम सिंपली किसी इशू के बारे में सब कुछ जानना चाह रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है कंसिडर ऑल फैक्ट्स, ये बात बिल्कुल सही है, हम सारे फैक्ट्स ही तो जान रहे हैं यहाँ पे, अच्छे फैक्ट्स बुरे फैक्ट्स। थर्ड है ऑब्जर्व एटिकेट, यानी कि मैनर्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये बात भी गलत है। पोस्टपोन एक्शन, मतलब हम किसी भी चीज़ को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, तो ये बात भी गलत है, हम किसी भी चीज़ को पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं। सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट लूज योर हेड व्हेन फेस्ड विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, तब आपको अपना आपा नहीं खोना चाहिए, आपको शांत रहना चाहिए, शांति से थोड़ा दिमाग लगा के उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और फिर रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैरी एंटोइनेट ने भी ये बोला था, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस नॉट टू लूज वंस हेड, यानी कि जब सबसे ज़्यादा क्राइसिस का टाइम होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स का टाइम होता है, तभी हमारी पेशेंस का टेस्ट होता है, उस टाइम पे हमें पेशेंस नहीं खोनी चाहिए, हमें काम रहना चाहिए, ठीक है। लूज वंस हेड का मतलब यही है कि हमें काम रहना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉरगेट एनीथिंग, ये बात गलत है, हम ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहे कि आपको चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखनी चाहिए, है ना, शांति रखनी चाहिए। सेकंड है नेग्लेक्ट एनीथिंग, ये बात भी गलत है, हम किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। थर्ड है पैनिक, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं नॉट टू लूज़ योर हेड,
है ना, क्योंकि लूज़ योर हेड का मतलब ये है कि आप शांत रहें, है ना। तो नॉट टू लूज़ योर हेड इसका मतलब ये है कि आप पैनिक ना करें, ठीक है। फोर्थ है गेट जेलस, तो ये बात भी गलत है, हम किसी को जेलस होने के लिए नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप पैनिक ना करें, ठीक है, आप शांति से काम लें, पेशेंस रखें। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि ही अपोलोजाइज्ड टू मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, यानी कि उसने मुझसे माफ़ी मांगी फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, यानी कि जब भी हम कोई चीज़ दिल से करते हैं ना तो हम बहुत ही सही इरादे से करते हैं, ठीक है, हमारे इरादे बहुत साफ़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा है आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, यानी कि मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सच्चाई की बात हो रही है, हमारे इरादे बहुत नेक है ना। फर्स्ट ऑप्शन है सिंसियरली, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आप जब सिंसियरली किसी चीज़ को करते हो तो आप बहुत ईमानदारी से करते हो उसे, है ना। सेकंड है लोएस्ट पोजीशन, ये बात तो बिल्कुल ही गलत होगी, क्योंकि आप किसी से प्यार करते हो तो वो आपके लोएस्ट पोजीशन पे क्यों होगा। थर्ड है टोटली, ये बात यहाँ पर सही हो सकती है कि आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, तो आई लव यू टोटली, लेकिन जब यहाँ पे अपोलोजाइज़ करने की बात हो रही है तो यहाँ पर पूरी तरह से अपोलोजाइज़ कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, राइट। हम अपोलोजाइज सिंसियरली कर सकते हैं, सो थर्ड ऑप्शन भी गलत होगा। फोर्थ है होली, अब टोटली और होली का मतलब एक ही होता है, तो होली भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, यानी ये कहा जा रहा है कि जितनी भी दुनिया में नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कोई भी दो, है ना, उसके अंदर कभी भी आप ये देखेंगे कि कभी भी प्यार नहीं होगा, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई होती ही रहेगी, क्योंकि वो पास पास में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो और लिटिल लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है म्यूचुअल डिसलाइक, यानी कि दो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो जो भी दो नेबरिंग कंट्रीज़ होती, पड़ोसी देश होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, जनरली यही देखा गया है दुनिया में। आप यहाँ भी देख सकते हैं पिक्चर में, ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो यहाँ लिखा है देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन सू एंड बिल, ही इज़ लीविंग एंड शी रिफ्यूजेस टू अटेंड हिज लीविंग पार्टी, यानी कि इतनी नफरत है कि वो जा रहा है तो भी उसकी जाने की पार्टी में भी नहीं आना चाहती है सू, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन स्टॉप लविंग, ये बात गलत है, हम किसी को, हम ये कह रहे हैं कि हम उसे पसंद ही नहीं करते, ठीक है। तो स्टॉप लविंग तब होगा ना जब आप किसी को पसंद करते हो और फिर उसे आप पसंद करना बंद कर दें, तो ऐसा तो है ही नहीं। फॉर्मिंग अ ग्रुप, ये बात गलत है, हम ग्रुप बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इनफैक्ट कह रहे हैं कि वो पसंद ही नहीं करते एक दूसरे को। नॉट ऑन गुड टर्म्स, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम यही कह रहे हैं म्यूचुअल डिसलाइक है दोनों में। हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यानी ये कहा जा रहा है कि इस गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही सच्चे, बहुत ही ईमानदार टाइप के हैं, ठीक है। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है एन ऑर्डिनरी पर्सन हु इज़ रिस्पेक्टेड बिकॉज दे आर ऑनेस्ट एंड गुड, ठीक है। कोई भी इंसान अगर ईमानदार है, बहुत अच्छा है, दिल का साफ है, तो उसे हम कहते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ। माई फादर इज़ द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ही वर्क्स हार्ड एंड ऑलवेज हेल्प्स पीपल हु आर इन नीड, ठीक है। आप लोगों की मदद कर रहे हैं, मतलब आप अच्छे इंसान हैं। मिसेस जोनस इज़ द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, शी इज़ द फर्स्ट टू हेल्प एनीवन इन ट्रबल, ठीक है। कोई भी मुश्किल में होता है तो मिसेस जोनस उसकी मदद कर देती हैं, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है रिच, ये बात गलत है, हम अमीर होने की बात नहीं कर रहे। एजुकेटेड होने की भी हम बात नहीं कर रहे। क्वारलसम, यानी कि लड़ाइयाँ करवाते हैं, ये बात भी गलत है, हम तो अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं। फोर्थ है काइंड, ये बात बिल्कुल सही होगी, सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस क्लोज्ड द बुक ऑन द मर्डर केस, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पुलिस जो है उसने उस मर्डर केस को अब बंद कर दिया था, ठीक है, अब वो उस पर काम नहीं करने वाला था। तो एक क्लोज्ड बुक जब हम कहते हैं तो वो ऐसी चीज़ होती है, समथिंग दैट यू एक्सेप्ट हैज़ कम्प्लीटली एंडेड, यानी कि अब वो तुमको समझ नहीं आने वाली है या अब तुम्हारे वो बस के बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है केमिस्ट्री इज़ नाउ अ क्लोज्ड बुक टू हिम, यानी कि केमिस्ट्री जो है वो अब उसको बिल्कुल समझ नहीं आती, वो एक तरह से उसके लिए एक मिस्ट्री जैसी है, ठीक है। तो अब क्योंकि वो उसे समझ नहीं आ रही तो वो एक क्लोज्ड बुक हो गई है, अब वो उसको पढ़ता ही नहीं है, अब वो उसको हाथ ही नहीं लगाता, ठीक है। उसी तरह से जो मर्डर केस है उसे भी अब हाथ नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये एक मिस्ट्री है पुलिस के लिए। फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व्ड द केस, ये बात गलत है, हम तो कह रहे हैं मिस्ट्री है उनके लिए, वो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड है स्टॉप्ड वर्किंग ऑन, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे थे।
हैंडेड द केस ओवर टू अनदर एजेंसी, ये बात भी गलत होगी, क्योंकि जब आपने बुक ही क्लोज कर दी है, यानी कि उस बारे में आपको बात ही नहीं करनी है, वो बात आपने ख़त्म कर दी है, तो फिर आप क्यों किसी और को हैंड ओवर करेंगे। रिफ्यूज़ टू टेक अप, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि जब तक आप टेकअप नहीं करेंगे उस केस को, तब तक आप उसको क्लोज कैसे करेंगे, है ना। आप केस को लेंगे तभी तो उसको क्लोज कर पाएंगे। सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस, यानी ये कहा जा रहा है कि वो इंसान जो है वो कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, या मुझे ये करना है या वो करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सिट ऑन द फेंस का मतलब है नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, नॉट टू मेक अ क्लियर चॉइस बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज़। या तो आप किसी लड़ाई के अंदर किसी एक जगह का साइड नहीं ले रहे हैं, या फिर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें से आप कोई एक चीज़ चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप फेंस पर बैठे हैं। फेंस कहाँ होता है, किसी घर की एंडिंग पे होता है और दूसरे घर की शुरुआत हो रही होती है उसके बाद में। तो अगर आप फेंस पे बैठे हैं मतलब आप दोनों घरों के बीच में बैठे हैं, तो उसी तरह से आप दो चॉइसेस के बीच में बैठे हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं शी इज़ यूजुअली सिटिंग ऑन द फेंस वाइल हर फ्रेंड्स आर आर्ग्यूइंग, यानी कि उसके जो दोस्त हैं ये दोनों लड़ रहे हैं और ये फेंस पर बैठी है, यानी कि इसको नहीं पता किसकी साइड लेनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं। रेस्टिंग ऑन द फेंस, ऑब्वियस बात है फेंस पे कैसे कोई रेस्ट कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता। ऑब्जर्विंग द सीन, ये बात भी गलत होगी, भले ही वो ऑब्जर्व कर रही हो सीन को, लेकिन हमारा जो इडियम है उसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सीन को, ठीक है। आप फेंस पर बैठे हैं मतलब आप ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, लेकिन आप कोई चॉइस नहीं बना पा रहे हैं। सिटिंग बैक एंड एन्जॉइंग द फन, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, ऑब्वियस बात है उसके दोस्त लड़ रहे हैं तो वो एन्जॉय थोड़ी ना कर रही होगी। फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सिक्योरिटी स्कैम द नेशनल क्रेडिबिलिटी वॉज एट स्टेक, यानी कि ये स्कैम करने के बाद जो हमारे देश की क्रेडिबिलिटी है या भरोसेमंद जो प्रकृति है, लोग जो भरोसा करते थे उसके ऊपर, वो चीज़ अब खतरे में है, ठीक है। यानी कि लोग अब उस पर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने एक स्कैम कर दिया है, घोटाला कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एट स्टेक का मतलब होता है समथिंग इंपॉर्टेंट विच माइट बी लॉस्ट, यानी कि कोई चीज़ खतरे में है। We must avoid a war, otherwise it will be a disaster for the region. Millions of people's lives are at stake, यानी कि लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में हैं, जा सकती हैं ज़िंदगियाँ बहुत सारी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, इन डेंजर, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं। सेकंड है अंडर प्रेशर, ये बात गलत होगी, ठीक है। हम प्रेशर में नहीं हैं, हम खतरे में, एक्चुअल खतरे में हैं। ऑन ट्रायल मतलब आप पे केस चल रहा है, तो ये चीज़ स्कैम के केस में हो सकती है, लेकिन जब हम वॉर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे केस थोड़ी ना हो सकता है। फोर्थ है चैलेंज्ड, ये बात भी गलत होगी, हम यहाँ पे किसी चुनौती का बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे खतरे की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पेज डिविडेंड्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये कहा जा रहा है कि इस तरह की ये जो पॉलिसी है कैरेट और स्टिक वाली, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबल होती है, ठीक है। अब ये प्रॉफिटेबल किस तरह से होती है, ये जो पॉलिसी होती है या ये जो अप्रोच होती है कैरेट एंड स्टिक की, इसके अंदर अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं या फिर अगर आपको जो कहा जाता है आप वो कंप्लीट कर देते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। और अगर आप वो काम नहीं करते तो आपको पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। तो कई सारी स्कूल्स भी ऐसा करती हैं, सम स्कूल्स प्रेफर द कैरेट एंड स्टिक मेथड व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, यानी कि जब वो बच्चों को पढ़ाती हैं अगर किसी बच्चे ने कोई काम कर दिया तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा और अगर उसने काम नहीं किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो यही होती है हमारी कैरेट एंड स्टिक अप्रोच या फिर मेथड या पॉलिसी, ठीक है। फर्स्ट है फेयर एंड फाउल, ये बात गलत है, हम फेयर या फिर फाउल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि किसी को जस्टिस मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में यही बात लिखी गई है, ठीक है। डेमोक्रेसी की बात हो नहीं रही है, कंटिन्यूस विजिलेंस की भी बात नहीं हो रही है। कंटिन्यूस विजिलेंस यानी कि आप लगातार उस इंसान पर ध्यान लगाए रहें, तो ऐसा नहीं है, आपको उस इंसान पर ध्यान लगा के नहीं रखना है। अगर वो आपको अपना काम करके दे रहा है तो उसको रिवॉर्ड दे दो, काम करके नहीं दे रहा है तो पनिशमेंट दे दो, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज़ अ बी इन हर बोनेट एंड कैन से एनीथिंग, यानी ये कहा जा रहा है कि ये जो बंदी है ये बहुत ज़्यादा एक ही बात को बार बार बोलती रहती है। जैसे आप देखते होंगे बीज जो होती हैं वो बार बार गुन करती रहती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो इंसान है इसकी बोनेट में भी बी है, यानी कि ये भी बी की तरह ही एक ही बात को बार बार रिपीट करती रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है टू कीप टॉकिंग अबाउट समथिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट, तुम्हें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए तुम उसी चीज़ के बारे में बार बार बोलते रहोगे, ठीक है। शी इज़ गॉट अ रियल बी इन हर बॉनेट अबाउट लर्निंग इंग्लिश, यानी कि उसको इंग्लिश सीखनी है तो वो बार बार इसी बारे में बात करती रहती है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, ठीक है।
फर्स्ट है क्रेजी पर्सन, ये बात गलत है, वो पागल नहीं है, ठीक है, वो एक ही बात को रिपीट करती रहती है। सेकंड है इज एन ऑब्सेस्ड पर्सन, ये बात बिल्कुल सही है, जब आप किसी एक ही चीज़ पर अड़े रहते हो, आप एक ही चीज़ के बारे में बात करते हो, एक ही चीज़ के बारे में सोचते हो, तो आप उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हो। थर्ड है फूलिश पर्सन, यानी कि स्टूपिड है वो, ऐसा भी नहीं है। प्राउड पर्सन, ये बात भी गलत है, वो कहीं से भी एरोगेंट नहीं लग रही, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो घमंड कर रही है किसी चीज़ पे, सो सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन, आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स टू पुट अप अ गुड शो, यानी कि एक अच्छा शो करने के लिए मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ा। यानी कि ऐसा होता है ना कि कई सारे लोगों से अगर आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े लोगों से जो रिच हो या इन्फ्लुएंशियल हो, या आप कह सकते हैं बहुत बड़ी पोस्ट पर हो, तो आप उनके कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके अपने काम करवा लेते हैं, ठीक है। तो उसी की जगह हम इस्तेमाल करते हैं पुल स्ट्रिंग्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पुल स्ट्रिंग्स का मतलब है टू यूज़ वंस इन्फ्लुएंस, है ना। अब ये बंदा जो है ये अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके और कुछ ना कुछ अपना काम निकलवा रहा है। यहाँ लिखा है आई थिंक इफ़ यू टॉक टू द राइट पीपल यू कुड पुल सम स्ट्रिंग्स एंड हेल्प मी गेट अ जॉब, यानी कि तुम अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके मुझे एक नौकरी दिलवा दो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है प्ले म्यूज़िक, ये बात गलत है। यूज़ पर्सनल इन्फ्लुएंस, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, हम यही कह रहे थे। यूज़ द इंस्ट्रूमेंट, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने की, गाना गाने की, इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, सो सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। हाउस इज़ विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेड बिल्डिंग, यानी कि हमारा घर जो है वो उस रेड बिल्डिंग से इतना पास है कि अगर मैं यहाँ से स्टोन फेंकूंगा तो वो रेड बिल्डिंग तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस इडियम को याद रख सकते हैं कि कोई भी चीज़ कहीं से बहुत ज़्यादा पास है। जैसे ये बच्चा जो आपको दिख रहा होगा, ये अपने घर से, ये इसका घर है, ठीक है, इस घर से यहाँ ये पत्थर फेंक रहा है और ये इस रेड बिल्डिंग पर पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि रेड बिल्डिंग इनके घर से बहुत पास है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन फार ऑफ, ये बात गलत है, हम नहीं कह रहे हैं कि ये बहुत दूर है। सेकंड है वेरी नियर टू, ये बिल्कुल सही होगा, हम यही कह रहे हैं कि ये बहुत पास है। फार अवे भी नहीं होगा। बिसाइड यानी कि बिल्कुल जस्ट पास में है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल अड़ता हुआ है, तो ये भी गलत होगा, ठीक है, क्योंकि वो पास में है बट ये नहीं कहा जा रहा बिल्कुल टच होते हुए, है ना। सो सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स रैन इन द सेम ग्रूव। अब यहाँ पे रैन इन द सेम ग्रूव जो इडियम है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों ही रिफॉर्मर्स के आइडियाज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है सेम ग्रूव, यानी कि सिमिलर आइडियाज़। यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं गुड फ्रेंड्स रन इन द सेम ग्रूव, यानी कि अच्छे दोस्त जो होते हैं उनके थॉट्स या उनके एक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रमोटेड ईच अदर, ये बात गलत है, वो एक दूसरे को प्रमोट नहीं कर रहे थे, वो एक तरह से सोचते थे, ठीक है। सेकंड है क्लैश्ड विद ईच अदर, ये तो बिल्कुल ही गलत जाएगा क्योंकि यहाँ सेम तरह की सोच है ना। मूव्ड इन हार्मनी, ये बात बिल्कुल सही है। हार्मनी मतलब कि आप दूसरे इंसान के जैसे ही हो, ठीक है, या आप दूसरे इंसान से काफ़ी सिमिलर हो। मूव्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये बात भी गलत होगी, ठीक है, हम सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, सो थर्ड ऑप्शन वुड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस प्लेस अफोर्ड्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ग्रीन वैली बिलो, यानी कि आप किसी ऐसी जगह पर है, किसी ऊंचाई पर है जहाँ से आप नीचे की चीज़ों को बहुत साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से आपको सब कुछ बहुत अच्छे से दिख रहा है। क्योंकि एक बर्ड जो होती है वो किस तरह से देखती है, वो बहुत ऊंचे आसमान में होती है और वो नीचे चीज़ों को देखती है, उसके पास बहुत ही अच्छा सा व्यू होता है, बर्ड्स का विजन काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इडियम इस्तेमाल किया गया है। बिफोर द प्लेन लैंडेड इन पेरिस वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी, ये कहा जा रहा है, ठीक है, यानी कि जब ये प्लेन आसमान में था तो वहाँ से हम विंडो से नीचे देख रहे थे, जो सिटी है उसका हमें बर्ड्स आई व्यू मिल रहा था, बहुत अच्छे से हम देख पा रहे थे सिटी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो व्हेन यू हैव अ बर्ड्स आई व्यू यू आर हाई अप एंड यू आर लुकिंग डाउन एट समथिंग, ठीक है, इसलिए आपको बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है। फर्स्ट है अ ब्यूटिफुल व्यू, ये बात गलत है, हम ये नहीं कह रहे कि आपको सुंदर व्यू मिल रहा है, हम ये कह रहे हैं आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। सेकेंड है अ नैरो व्यू, नैरो व्यू मतलब कि बहुत कम व्यू है, मतलब आप बहुत कम देख पा रहे हैं उस चीज़ को, तो ये भी गलत होगा। थर्ड है एन ओवर व्यू, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप ऊंचाई से किसी चीज़ को देखते हैं तो आप क्लियरली नहीं देख पाते कि वहाँ पे क्या है, लेकिन आप ओवर व्यू देख पाते हैं कि पूरी जगह में, पूरी सिटी में क्या चीज़ें हैं, है ना। फोर्थ है एन अगली व्यू, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, आपको गंदा व्यू क्यों दिखाई देगा, आपको अच्छा ही व्यू दिखेगा ना ऊपर से, तो सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ अ बोन टू पिक विद हिज कज़न, यानी ये कहा जा रहा है कि वो और उसका कज़न जो है उन दोनों के बीच में
किसी बात पर लड़ाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप एक ऐसे इशू को डिस्कस कर रहे हैं जिसकी वजह से दोनों में से किसी भी एक जने को या दोनों को अनोयंस हो रही हो, इरिटेशन हो रहा हो, ठीक है, पसंद नहीं आ रही हो वो चीज़, बात करना उसके बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है रीजनेबल अग्रीमेंट, ये बात गलत है। अगर वो रीजनेबल होता तो लड़ाई ही नहीं होती, राइट। सेकंड है कॉज ऑफ क्वारल, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि लड़ाई का इशू है वो, है ना, लोगों को पसंद नहीं आ रहा उसके बारे में बात करना। कॉज ऑफ डाउट, ये बात गलत है, हम किसी चीज़ पर शक नहीं कर रहे हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, नहीं हो सकता क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से अग्री नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि दोनों इस बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं तो उनकी लड़ाई हो रही है, ठीक है, इस बात पर उनकी लड़ाई हो रही है ना। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ड कैसल्स इन द एयर। अब यहाँ पे इस इडियम का मतलब ये है कि आप जो है हवा में महल नहीं बना सकते, ठीक है, आपको ग्राउंड तो चाहिए होगा ना महल को खड़ा करने के लिए, इसीलिए आप ऐसे ही कहीं पर भी महल नहीं खड़ा कर सकते या आप दिमाग में महल नहीं बना सकते, आपको उसके लिए ग्राउंड चाहिए होगा। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि स्टॉप बिल्डिंग castles in the air and start working towards your goal, यानी ये कहा जा रहा है कि अपने ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, ठीक है, और अपने गोल की तरफ काम करना शुरू करो, तभी तुम कोई महल बना पाओगे, ठीक है। हवा में महल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, दिमाग में सपने बुनने से कोई फ़ायदा नहीं है, डे ड्रीमिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तब होगा जब तुम अपने गोल की तरफ काम करोगे, ठीक है। फर्स्ट है वेस्ट टाइम, तो ये बात गलत है, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम ये कह रहे हैं कि हम हवा में महल बना रहे हैं, तो हम एक्चुअली में सोच रहे हैं उस बारे में, ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं कि कुछ ऐसा होगा कुछ वैसा होगा, पर हम उस चीज़ के बारे में काम नहीं कर रहे हैं। सेकंड है डे ड्रीम, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं, हम सपने ही तो देख रहे हैं कि महल बन रहे हैं हमारे, है ना। थर्ड है बिल्ड हाउसेस, ये बात गलत है, हम एक्चुअल में घर नहीं बना रहे हैं। वर्क हार्ड, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, हम कोई मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, बस हम डे ड्रीम करे जा रहे हैं, सपने देखे जा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सो सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉट आफ्टर। सॉट आफ्टर का मतलब ये होगा कि सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिमांड में है वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है गोल्ड द मोस्ट सॉट आफ्टर मेटल ऑन अर्थ, यानी ये कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो गोल्ड को ही मांगते हैं, ठीक है, गोल्ड ही पसंद है उनको और डिमांड सबसे ज़्यादा गोल्ड की ही है सारे मेटल्स में से, ठीक है, क्योंकि ये एक एसेट की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है, लोग इसको रखते हैं और जब इनका प्राइस बढ़ जाता है तो उसको बेच देते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, जैसे कि ही इज़ द most sought after actor in the industry, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर उसको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है या लोग उसकी डिमांड करते हैं, हर मूवी में उसी को लेना चाहते हैं, उसी एक्टर को, ठीक है। सो सॉट आफ्टर का मतलब यही है कि आपकी कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ठीक है। सो इनमें से और कुछ भी नहीं होगा सही, थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी यंग आर्टिस्ट वर ड्रॉपिंग नेम्स एट द पार्टी टू इम्प्रेस द गैदरिंग, यानी ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे यंग आर्टिस्ट ऐसे थे जो उस पार्टी में लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये कह रहे थे कि मैं तो प्रेसिडेंट को जानता हूँ या मैं इस हीरो को जानता हूँ, मैं उससे मिला हुआ हूँ, मैं ये मेरे भाई है, ये मेरे कज़न है, इस तरह के नाम ड्रॉप कर रहे थे। इस तरह की आदत होती है कई सारे लोगों की और वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये बोलते हैं कि हमारी तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ से जान पहचान है या ऐसा कुछ है ना। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये जो बंदी है ये अपनी फ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए कह रही है, आई वॉज टॉकिंग टू जॉर्ज क्लूनी येस्टरडे, ही इज़ सच अ नेम ड्रॉपर, यानी ये कहा जा रहा है कि जॉर्ज क्लूनी जो एक बहुत बड़े एक्टर हैं, ये कह रही है कि जॉर्ज क्लूनी एक नेम ड्रॉपर है, जबकि ये खुद जॉर्ज क्लूनी का नाम ड्रॉप करके अपनी फ्रेंड को इम्प्रेस करना चाह रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, टॉकिंग प्राउडली अबाउट द फैमिली मेम्बर्स, ये बात गलत है, घर वालों की बात नहीं हो रही है। यूजिंग पेट नेम्स भी गलत होगा क्योंकि हम किसी के घर का नाम भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। थर्ड है हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि हमारे बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, बड़े बड़े लोगों को हम जानते हैं। फोर्थ है टॉकिंग इनफॉर्मली, ये बात भी गलत है, हम किसी से बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो रहे हैं, हम सिंपली अपने बड़े बड़े कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर अनाउंस दैट शी हैड नो ब्लू आइड बॉयज़ इन द क्लास। यानी ये कह रहे हैं कि टीचर ने क्लास में कहा कि कोई भी उनकी क्लास के अंदर उनका पसंदीदा नहीं है, यानी कि किसी के भी साथ वो पार्शियलिटी नहीं करेंगी। ठीक है, सबको बराबर का ही काम करना पड़ेगा और अपनी मेहनत के हिसाब से ही सबको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ब्लू आइड बॉय जो इडियम है ये उस इंसान के लिए कहा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है बाय द अथॉरिटी। यानी कि कोई भी बड़े पोजीशन में कोई इंसान है, वो इंसान अगर किसी के साथ पार्शियलिटी करता है या ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सिर्फ वो उस इंसान को पसंद करता हो, तो हम कहते हैं कि वो इंसान एक ब्लू आइड बॉय है। आप देखते होंगे स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी ऐसा होता है। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनके साथ ऐसे होता है, पार्शियलिटी होती है, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो हर चीज़ में अच्छे होते हैं। तो लेकिन ये टीचर कह रही है कि मेरी क्लास में कोई ब्लू आइड बॉयज़ नहीं है, यानी कि मैं किसी को इस तरह से एडमायर नहीं करती कि मैं उसके साथ पार्शियलिटी करूँगी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है रॉयल चिल्ड्रन, ये बात गलत है। यंग बॉयज़, अब ऑब्वियसली बात है यार, क्लास में तो सारे ही सेम एज के बच्चे होंगे ना, तो यंग और ओल्ड बॉयज़ का तो कोई मतलब ही नहीं है। फॉरेनर्स भी नहीं होगा, यहाँ पे फॉरेनर्स की कोई बात नहीं हो रही कि किसी दूसरे देश से आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोई ऐसे लोग नहीं है क्लास में जो कि मेरे पसंदीदा हैं। ठीक है, जिनको मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ बाकी सब बच्चों से कंपेयर्ड। फोर्थ है फेवरेट्स, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं, टीचर भी यही कह रही है कि भाई मैं अपनी क्लास में फेवरेटिज्म शो नहीं करती, पार्शियलिटी नहीं करती। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉट लक डिनर। ठीक है, अब ये जो पॉट लक डिनर है इसका मतलब ये है कि फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारी जगह ये चीज़ होती है। लोग क्या करते हैं, अपने अपने घर से खाना ले आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपने अपने घर से खाना ले आते हैं और फिर सब लोग शेयर करके और खाना खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मीम में देख सकते हैं, ब्रिंग्स नथिंग टू पॉटलक लंच, पाइल्स प्लेट हाई, टेक्स 2 cans ऑफ पॉप एंड लीव्स विथ अनओपन बैग ऑफ चिप्स। यानी कि वो खुद तो पॉटलक लंच में कुछ भी नहीं लाया, उसने खुद ने तो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया उसके अंदर। ठीक है, खुद तो कुछ भी लोगों के लिए नहीं लेके आया, लेकिन दूसरे लोगों का खाना सब लेकर चला गया। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन है डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट, ये बात बिल्कुल सही है, सब लोग कुछ ना कुछ लेकर आते हैं और फिर उसको शेयर करके खाते हैं। लेकिन ये जो बंदा था ये कुछ भी नहीं लेकर आया है वहाँ पे। डिनर वेयर एवरीबडी पेज फॉर हिज फूड, ये बात तो गलत है क्योंकि सब लोग अपने घर से चीज़ें ला रहे हैं खाने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है वो पे क्यों करेंगे। डिनर वेयर ओनली सूप इज़ सर्व्ड, ये बात गलत होगी। डिनर वेयर पीपल ईट एंड प्ले गेम्स एट द सेम टाइम, ये बात भी गलत होगी। ऐसा इसका ज़रूरी नहीं है कि वो गेम्स भी खेलेंगे, ज़रूरी ये है कि उस डिनर में सब लोग कुछ ना कुछ लेकर आएंगे खाने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वंस बेक एंड कॉल, यानी कि जब भी कोई आपको कॉल करेगा या किसी चीज़ के लिए ऑर्डर करेगा तो आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ज़रूरी है, आपको ये आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऐसा करेंगे ही। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बेक एंड कॉल में, व्हेन वी से दैट समवन इज एट समवन एल्सेस बेक एंड कॉल, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ दे विल डू एनीथिंग दैट पर्सन आस्क्ड एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट विल बी द केस। यानी कि जैसे आप देखते हैं, अगर कोई बॉस है, ठीक है, अगर वो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि यू हैव टू बी एट माई बेक एंड कॉल, यानी कि जो भी मैं कहूँगा तुमको करना पड़ेगा, मेरे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, सो एक तरह से आपको लोगों के ऑर्डर्स फॉलो करने। फर्स्ट ऑप्शन, टू अटेंड अ कॉल, यानी कि आप कॉल उठा रहे हैं, ये बात गलत है। टू बी हेल्प्ड बाय समवन, यहाँ हेल्प की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, आपको किसी के ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। टू बी यूजफुल टू समवन, ये बात भी गलत होगी क्योंकि हम यूज़फुल किसी के लिए तब होते हैं जब हम खुद से किसी की हेल्प करते हैं, लेकिन जब हमें ऑर्डर्स को फॉलो करना ही पड़ रहा है, ठीक है, तो तब हम किसी के लिए यूज़फुल नहीं हो सकते क्योंकि हम उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, हमें करना पड़ रहा है फॉर मनी, है ना। टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लोर करने की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमें हर चीज़ को अच्छी तरह से देखना है, समझना है और ये जानना है कि हमारे लिए क्या सही है। ठीक है, तो एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज़ का मतलब है ट्राइंग आउट एवरी पॉसिबिलिटी टू गेट अ
रिजल्ट, ठीक है। यानी कि अगर हमारा कोई गोल है तो हम हर पॉसिबल कोशिश करेंगे, ठीक है, हर तरफ जाके देखेंगे क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम वो कर सकते हैं, और हर पॉसिबिलिटी को देख के हम एक रिजल्ट की तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू बट इफ़ वी रियली वांट इट डन वी मस्ट एक्सप्लोर ऑल अवेन्यूज़। यानी कि अगर हमें वो काम सच में करना है तो हमें सारे अवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सारी पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन, टू सर्च ऑल स्ट्रीट्स, ये बात गलत है। हम स्ट्रीट सर्च करने की बात नहीं कर रहे हैं, गलियों में घूमने की बात नहीं कर रहे हैं। टू स्काउट द वाइल्डरनेस, यानी कि जंगलों में घूमने की बात भी हम नहीं कर रहे हैं। टू फाइंड एडवेंचर, ये भी गलत होगा क्योंकि हम यहाँ पे एडवेंचरस होने की भी बात नहीं कर रहे। टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं हमें हर पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना है, हर पॉसिबिलिटी को ट्राई करना है। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन, द कंपनी हैज़ रन इनटू अ लॉट ऑफ डेट्स, यानी ये कहा जा रहा है कि जो कंपनी है ये बहुत ज़्यादा कर्ज में पड़ चुकी है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, मी रनिंग अवे फ्रॉम माई प्रॉब्लम्स एंड इनटू मोर प्रॉब्लम्स, यानी कि जब मैं कुछ प्रॉब्लम से दूर भागता हूँ तो मैं नई प्रॉब्लम्स के अंदर पहुँच जाता हूँ, ठीक है। तो रन इनटू का मतलब ये है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है या किसी सिचुएशन है जिसके अंदर आप पड़ गए हैं, ठीक है। फर्स्ट है ओपनड अप, ये बात गलत है। ओपन अप का मतलब होता है कि आप किसी के सामने कंफर्टेबल हो रहे हैं या किसी के साथ में फ्रैंक हो रहे हैं। सेकंड है सेटल्ड, ये बात भी गलत होगी। सेटल कर देना यानी कि आपने पे कर दिए लोन्स, है ना, लेकिन अभी आप रन कर गए हैं डेट में, यानी कि आप पे कर्जा पड़ गया है, ठीक है, आपको कर्ज पे करना है अब, है ना। थर्ड है इनकर्ड, ये बात बिल्कुल सही है, हम ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे डेट इनकर कर लिए या हमने बहुत सारा लोन ले लिया है। अवॉइडेड, ये बात बिल्कुल गलत होगी, ठीक है, यहाँ पे अवॉइड करने की बात नहीं हो रही है। रन इनटू लॉट ऑफ डेट्स का मतलब है कि कंपनी बहुत ज़्यादा कर्ज में पड़ चुकी है। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ऑल हिज प्रेजेंट सफरिंग्स विल सून ब्लो ओवर, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि उसकी जितनी भी अभी की प्रॉब्लम्स है वो सब अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। ब्लो ओवर का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे या आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, सिंपली वो चीज़ जब पूरी ख़त्म हो जाए तब आप शांति से बैठ जाएंगे, ठीक है, आपको रिलीफ हो जाएगी। बेस्ट वे टू फाइट द कोरोना वायरस, स्टे इन योर हाउस, हैव अ पिंट एंड वेट फॉर दिस ऑल टू ब्लो ओवर, यानी ये कह रहा है कि भाई आप चुपचाप अपने घर में बैठे रहें तब तक जब तक कि ये कोरोना वायरस जो है वो पूरी तरह से अपने आप ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। फर्स्ट है इंक्रीज़, ये बात गलत है, हम ख़त्म होने की बात कर रहे हैं, बढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं। बी लुकड इनटू, यानी कि कोई और जो है वो आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा, ये बात गलत है, कोई आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है। ब्लो ओवर कोई चीज़ तब होती है जो अपने आप चले जाती है, ठीक है। थर्ड है पास ऑफ, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं कि कोई चीज़ अपने आप पास ऑफ हो रही है। बी टेकन केयर ऑफ, अगेन कोई और इसमें इंक्लूड हो रहा है या कोई और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो ये बात भी गलत होगी। ब्लो ओवर का मतलब सिंपली ये होता है कि वो चीज़ अपने आप चली जाएगी। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, जैसे अगर मैं ये कहूँ यू शुड नॉट टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस on the spur of the moment, यानी कि आपको कोई भी जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है वो स्पर ऑफ द मोमेंट में नहीं लेने चाहिए, यानी कि बिना सोचे समझे नहीं लेने चाहिए, अच्छे से सोच समझ के टाइम लेकर फिर लेने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिक्चर में लिखा है आई हैव बीन सीरियसली कंसिडरिंग डूइंग समथिंग ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी कि ये जो इंसान है ये कह रही है कि मैं सच में सोच रही हूँ ऐसा कुछ करने की जो बिना सोचे समझे किया जा सके, है ना। तो एक तरह से ये एक मीम है, एक फ़नी जोक है, ये कह रही है कि मुझे स्पर ऑफ द मोमेंट पे कोई काम करना है और इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं बहुत सीरियसली सोच रही हूँ। जबकि स्पर ऑफ द मोमेंट पे जब आप कोई काम करते हैं इसका मतलब ये है कि आप उसके बारे में सोच नहीं रहे, आप बस वो काम कर देते हैं बिना सोचे समझे, उसी टाइम कर देते हैं बस। फर्स्ट है टू एक्ट एट वंस, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं, हम बिना सोचे समझे कोई काम कर रहे हैं। सेकेंड है टू राइड अ हॉर्स इन अ रेस, ये बात तो बिल्कुल ही गलत होगी। टू एक्ट डेलिबरेटली, यानी कि सोच समझ के काम करना, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि हम ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसी टाइम पे हमने डिसीजन ले लिया है बिना सोचे समझे। टू एक्ट एट द अपॉइंटेड टाइम, ये बात भी गलत है, ठीक है, हम वेट ही नहीं कर रहे हैं ना किसी भी चीज़ का, हम तो डायरेक्टली अपना डिसीजन सुना रहे हैं, ठीक है, हम
सोच ही नहीं रहे उसके बारे में, हम चीज़ों को, कंडीशंस को, सिचुएशंस को, किसी के बारे में नहीं सोच रहे, हम सीधे डायरेक्टली हमने वो चीज़ कर दी ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। जनरली हम लोग गुस्सा होते हैं, ठीक है, एंग्री होते हैं एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, है ना। हम सोचते नहीं है कि किसी इंसान ने क्या बात कही है या वो क्या कहना चाह रहा है, बट हम गुस्सा हो जाते हैं उसी टाइम पर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन, टू ब्रिंग टू लाइट, यानी कि किसी भी चीज़ को जो छुपी हुई थी उसको बाहर कर देना या लोगों को बता देना या लोगों को पता चल जाना, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में लिखा हुआ है दैट विच इज़ हिडन विल बी ब्रॉट टू लाइट, यानी कि जो चीज़ें अभी छुपी हुई है वो सब लोगों के सामने आएंगी, यानी कि एक सीक्रेट है अगर कोई, ठीक है, तो वो छुपा हुआ होता है, लेकिन जब उसे लाइट में ले आते हैं हम, तब इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को बता रहे हैं वो सीक्रेट, ठीक है। फर्स्ट है टू रिवील, ये बात बिल्कुल सही है, रिवील का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को बता रहे हैं लोगों को। सेकंड है टू कंसील, यानी कि छुपाना, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि छुपी हुई तो ये चीज़ पहले से है, हम उसको अब लोगों को बता रहे हैं। टू प्रोवाइड लुमिनेसेंस, यानी कि हम किसी चीज़ को लाइट दे रहे हैं, ये बात गलत है, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो एक्चुअल मतलब होगा इडियम का वो उसका मतलब नहीं होगा, अदरवाइज़ वो इडियम नहीं होती। फोर्थ है टू अपील, तो अपील हम कब करते हैं, जब हम चाहते हैं कि कोई हमें सपोर्ट करे या हम किसी से कुछ चाहते हैं या हम कहते हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, तो ये बात गलत है। हम किसी से कुछ अपील नहीं कर रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को रिवील कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी चीज़ को बता रहे हैं जो छुपी हुई थी। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हिट द जैकपॉट, यानी ये कहा जा रहा है कि आपकी लॉटरी लग गई है, ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि आपको बहुत आसानी से बहुत सारा पैसा मिल गया है या आप बहुत जल्दी अमीर बन गए हैं। तो हिट द जैकपॉट का मतलब यही है टू गेट रिच और फाइंड समथिंग ऑफ वैल्यू, है ना। जैसे कि स्टीव हिट द जैकपॉट व्हेन ही सोल्ड हिज न्यू टेक्नोलॉजी आइडिया, द बायर्स पेड हिम सो मच दैट ही विल नेवर हैव टू वर्क अगेन, यानी कि उसने अपनी नई टेक्नोलॉजी का आइडिया जो है वो जब बायर्स को दिया, ठीक है, किसी कंपनी को दिया, तो उसको बहुत सारे पैसे मिल गए, अब उसे बिल्कुल कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, इतने पैसे मिल गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ की वजह से हम सडनली अमीर हो जाएं, है ना, एकदम से अमीर हो जाएं, उसके लिए हमें बहुत सालों तक काम नहीं करना पड़े। फर्स्ट है टू गैम्बल, ये बात गलत है, हम यहाँ पे गैम्बलिंग करने की बात नहीं कर रहे हैं, जुआ खेलने की बात नहीं कर रहे हैं। टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, ये बात भी गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमारी जीत जो थी वो अनएक्सपेक्टेड थी, हम सिंपली यहाँ पे पैसे कमाने की बात कर रहे हैं और वो भी बहुत जल्दी। थर्ड है टू बी वेल्दी, ये बात भी गलत होगी, वो इसलिए क्योंकि हम सिर्फ रिच नहीं हो रहे, हम रिच हो रहे हैं बहुत जल्दी। फोर्थ है टू मेक मनी क्विकली, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे थे, फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू टेक इनटू अकाउंट द एडवाइस गिवन बाय एल्डर्स, यानी कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि आपको जो आपके एल्डर्स कहते हैं, जो आपसे बड़े हैं, वो जो भी कहते हैं उस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है किसी बात को आप ध्यान में रखें, है ना। जैसे यहाँ पे दलाई लामा जो है उन्होंने ये कहा था टेक इनटू अकाउंट दैट ग्रेट लव एंड ग्रेट अचीवमेंट्स इन्वॉल्व ग्रेट रिस्क, यानी कि जब आपको ग्रेट लव चाहिए या किसी ग्रेट चीज़ को अचीव करना है तो आपको उतनी ही बड़ी रिस्क भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे टेक इनटू अकाउंट का मतलब है कि इस बात को ध्यान रखें। फर्स्ट है टू ओबे, ये बात गलत है, ये इस सेंटेंस में करेक्ट हो सकती है टेक इनटू अकाउंट कि यहाँ पे हम ओबे कर रहे हैं एल्डर्स को, लेकिन जब आप दलाई लामा का स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं टेक इनटू अकाउंट का मतलब ये नहीं है दलाई लामा कह रहे हैं कि मुझे ओबे करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो यहाँ पे ओबे करने की बात नहीं हो रही है, किसी की ऑर्डर मानने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि आपको ध्यान में रखनी है उन चीज़ों को। सेकेंड है टू नेग्लेक्ट, यानी कि इग्नोर कर दें, ये बात तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगी। थर्ड है टू कंसिडर, यानी कि ध्यान में रखें, सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। फोर्थ है रिजेक्ट कर देना, ये भी गलत होगा, थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटस क्वो, अब ये जो इडियम है इसका मतलब ये होता है ऐसी कोई चीज़ जो बदल नहीं सकती या फिर काफ़ी टाइम से बदली नहीं है, ठीक है, जो लोग समझते हैं कि वो चीज़ कांस्टेंट है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि द अर्थ इज़ फ्लैट, तो ये चीज़ काफ़ी टाइम तक कांस्टेंट थी, लोग ऐसा मानते थे कि ये चीज़ कभी नहीं बदल सकती, अर्थ तो फ्लैट ही होता है। लेकिन फिर आए अपने कोपरनिकस जिन्होंने ये कहा कि नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ
गोल है, ठीक है। तो उन्होंने स्टेटस क्वो को चैलेंज किया, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मीम में, आई सी यू आर क्वेश्चनिंग द स्टेटस क्वो, आई टू लाइक टू लिव डेंजरसली। यानी कि जब भी आप किसी ऐसी चीज़ को क्वेश्चन करते हैं जो चीज़ कॉन्स्टेंटली चली आ रही है, कई सालों से, कई जनरेशन से लोग उसी बात को सच मान रहे हैं, जब आप उस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं तो आपके लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है अनचेंज्ड पोजीशन, ये बात बिल्कुल सही है। हम यही कह रहे हैं कि कोई चीज़ बहुत टाइम से चेंज नहीं हुई है, कांस्टेंट है। सेकंड है एक्सीलेंट प्लेस, ये बात गलत है। अनब्रेकेबल स्टैचू, स्टैचू की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। लॉन्ग क्यू यानी कि एक लंबी सी लाइन लगी हुई है, ये बात भी गलत होगी। फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय फेयर मीन्स ऑफ फाउल, यानी ये कहा जा रहा है कि हमें कोई भी काम करना है, चाहे वो फेयर तरीके से हो चाहे फाउल तरीके से हो, चाहे हम किसी काम को ईमानदारी से कर रहे हो, चाहे हम किसी को धोखाधड़ी से कोई काम कर रहे हो, बट हमें अपने गोल तक पहुंचना है कैसे भी करके। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, फेयर के लिए ये जो पिक्चर है ये काफ़ी काइंड सी लड़की बनी हुई है, काफ़ी अच्छी सी दिख रही है। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं फेयर का मतलब है कि कोई अच्छी चीज़ से करना या अच्छे तरीके से अपना गोल हासिल करना, और फाउल का मतलब है गलत तरीके से अपने गोल को हासिल करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विदाउट यूजिंग कॉमन सेंस, कॉमन सेंस की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। विदाउट डिफ़िकल्टी यानी कि बिना परेशानी के, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, यही हम कह रहे थे कि फेयर का मतलब होता है ऑनेस्टी से और फाउल का मतलब होता है कि हम धोखाधड़ी कर रहे हैं किसी के साथ, डिसऑनेस्ट हो रहे हैं। हैविंग बीन इंस्टिगेटेड, इंस्टिगेटेड मतलब ये कि हम किसी को भड़का रहे हैं, है ना, या कोई भड़क गया है, हम उसको कोई गलत काम करने के लिए उकसा रहे हैं, तो ये बात भी गलत है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लुक डाउन वंस नोज, यानी कि किसी को अपने आप से कम समझना या किसी को अपने आप से नीचा समझना, किसी को इन्फीरियर समझना या इन्फीरियर किसी को फील करवाना अपने आप से। तो लुक डाउन योर नोज का मतलब होता है कि व्हेन यू लुक डाउन your nose at someone, you think you are better or more important than them. So she is so rich, she looks down her nose on other people, यानी कि वो इतनी अमीर है इसलिए वो दूसरे लोगों का मजाक उड़ाती है या दूसरे लोगों को इन्फीरियर फील करवाने की कोशिश करती है, ठीक है, दूसरे लोगों को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, टू शो एंगर, ये बात गलत है, हम यहाँ पे गुस्से की बात नहीं कर रहे। टू रिटेलिएट, रिटेलिएट मतलब कि अगर आप किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो वो सामने से फिर जो रिस्पॉन्स देता है उसको कहते हैं हम रिटेलिएशन, ये बात गलत है। यहाँ पे किसी के रिस्पॉन्स की बात नहीं हो रही, सिंपली ये बात हो रही है कि ये बंदी क्योंकि रिच थी इसलिए ये दूसरों को इन्फीरियर फील कराती थी या दूसरों को ह्यूमिलिएट करती थी। थर्ड है टू इंसल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, ये बात भी गलत है, ठीक है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि दूसरों के सामने ये किसी की इंसल्ट करती थी, बस वो उनको इन्फीरियर फील करवाती थी, ठीक है। फोर्थ है टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं कि हमें ये लग रहा है कि हम सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है। अब क्रोकोडाइल टीयर्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये एक इनसिंसियर हिपोक्रिटिकल डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ है, या हम ये कह सकते हैं कि हम एक्चुअली में हमारे इरादे बिल्कुल बेकार से हैं, हमारे इरादे अच्छे नहीं हैं और एक्चुअली में हमने ही कोई गलती करी है, लेकिन फिर हम ही रोकर अपने आप को बहुत सिंसियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं कितना बुरा हो गया इस इंसान के साथ, जबकि हमने बुरा हमने ही किया होगा, फिर भी हम रोकर ऐसा शो करेंगे, ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम दुखी हैं, है ना। तो उसी को हम कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। नोबडी बिलीव्स योर क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर पीटर्स लीविंग, वी नो यू वांटेड हिज जॉब फॉर ईयर्स, यानी कि पीटर जब जा रहा है तो कोई भी बिलीव नहीं कर सकता कि तुम दुखी हो रहे हो इस बात पे, क्योंकि तुम ही को पीटर की जॉब चाहिए थी, हो सकता है तुम ही ने ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से उसकी जॉब चली गई। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पीटर के जाने से तुमको एक्चुअली में दुख नहीं था, तुम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे दुखी होने के लिए। फर्स्ट है टू वीप प्रोफ्यूसली, यानी कि तुम बहुत बुरी तरह से रो रहे हो, ये बात गलत है। टू प्रिटेंड ग्रीफ, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं, हम प्रिटेंड कर रहे हैं दुखी होने के लिए। टू ग्रीव सीरियसली, यानी कि सच में एक्चुअली में दुखी होना, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। टू मॉक समथिंग, या किसी चीज़ का मजाक उड़ाना, ये बात भी गलत है। सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, यानी कि हमने दो बातों को एक साथ मिला दिया और हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि शीना हैज़ पुट टू and 2 together and now
शी नोज अबाउट द स्कैम, यानी कि कंपनी में कोई स्कैम हो रहा होगा, है ना, और शीना ने कुछ एक दो चीज़ें देख ली होंगी, कभी बॉस को किसी से बात करते हुए देख लिया होगा, या बॉस को कहीं से पैसे ऐंठते हुए देख लिया होगा, किसी को लूटते हुए देख लिया होगा, किसी से ब्राइब लेते हुए देख लिया होगा, कुछ भी इस तरह का उसने फैक्ट्स देखे, उसने फिर उन फैक्ट्स को जोड़ा और एक कंक्लूजन पर पहुंच गई कि उसका जो बॉस है वो घोटाला कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, व्हेन यू पुट 2 and 2 टुगेदर बट दैट एंट नन ऑफ योर बिजनेस, यानी कि जनरली क्या होता है कि आपका कोई मतलब नहीं होता उन चीज़ों से, लेकिन फिर भी आप कई सारे फैक्ट्स को जोड़ लेते हैं और उससे कोई कंक्लूजन निकाल लेते हैं, है ना, कई बार ऐसा होता है, लेकिन आपका उस चीज़ से कोई मतलब होता नहीं है एक्चुअली में। फर्स्ट ऑप्शन, टू मिक्स सेवरल थिंग्स, ये बात गलत है, हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं मिला रहे, हम कुछ चीज़ों को जो हमने देखी हैं उनको जोड़कर एक कहानी बना रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं। टू मेक एन अरेथमेटिकल कैलकुलेशन, ये बात भी गलत है, हम 2 + 2 4 नहीं कर रहे हैं। टू कीप पीपल इन पेयर्स, ये बात भी गलत है, हम किसी को पेयर्स में नहीं डाल रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आप कपल्स बन के रहो। टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं, हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं उन चीज़ों से जो हमने देखी हैं, कुछ ऐसी चीज़ों से जो हमें लगती हैं, जो फैक्ट्स हैं। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गो स्कॉट फ्री, यानी कि गलती तो आपने करी है लेकिन आपको सज़ा नहीं मिल रही उसकी, ठीक है, बिना सज़ा दिए आपको जेल से छोड़ दिया जाए। जनरली ऐसा होता है, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं बड़े बड़े या पैसे वाले लोग होते हैं, रिच होते हैं, तो उनके साथ ये चीज़ होती है, वो लोग गलती तो करते हैं, कितनी बड़ी गलती कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बिना सज़ा के छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गेट अवे या ऑफ स्कॉट फ्री का यही मतलब है, टू अवॉइड बीइंग पनिश्ड ऑल्दो यू डिजर्व टू बी, इट्स नॉट फेयर, आई वॉज पनिश्ड एंड दैट पिग गॉट स्कॉट फ्री, यानी कि मुझे तो पनिश कर दिया गया मेरी छोटी सी गलती के लिए, लेकिन वो जो दूसरा इंसान है जिसने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियाँ करी हैं, ठीक है, जो एक गैंगस्टर है, उसे बिना पनिश किए छोड़ दिया गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है टू वॉक लाइक अ नेटिव ऑफ स्कॉटलैंड, ये बात गलत है, हम स्कॉटलैंड के किसी सिटीजन की बात नहीं कर रहे। टू गेट समथिंग फ्री, या फ्री में हमें कुछ मिल नहीं रहा है। टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं। टू सेव टैक्स, ये बात भी गलत होगी, क्योंकि हम सिंपली ये कह रहे हैं कि हमें सज़ा मिलनी चाहिए थी बट हमें सज़ा नहीं मिली। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। Next question, the principal has to carry out the orders issued by the higher authorities, यानी कि प्रिंसिपल से भी ऊपर जो अथॉरिटीज़ होती हैं उन्होंने प्रिंसिपल को जो भी ऑर्डर्स दिए हैं उनको प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं कि उन चीज़ों को प्रिंसिपल को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरी आउट का मतलब है टू एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट और ड्यूटी। द सब्स्टिट्यूट टीचर इज़ कैरिंग द प्रोजेक्ट आउट विथ हर क्लास, यानी कि ये जो सब्स्टिट्यूट टीचर आई है वो क्लास के अंदर जाके और इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करवा रही है ना। फर्स्ट ऑप्शन है ओबे, ये बात गलत है, हम ऑर्डर्स को ओबे करने के लिए कैरी आउट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। सेकंड है कम्युनिकेट, ये बात भी गलत है, हम किसी तक कोई बात पहुंचा नहीं रहे, हम एक्चुअली में खुद उस काम को ख़त्म करवा रहे हैं। थर्ड है एग्जीक्यूट, ये बात बिल्कुल सही है, हम किसी को फॉलो कर रहे हैं या किसी एक्शन को कंप्लीट करवा रहे हैं, ख़त्म करवा रहे हैं, उसे हम यही कहते हैं कि हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। फोर्थ है मॉडिफाई, बदल रहे हैं, तो ये बात गलत होगी, थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो बर्ड्स एक ही जैसे फेदर्स की होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब वो एक ही स्पीशीज़ की बर्ड्स हैं तो वो साथ में रहेंगी, एक ग्रुप में रहेंगी। और जो बर्ड्स अलग फेदर्स की होंगी, जैसे क्रोज़ हैं और पीकॉक्स हैं, तो क्रोज़ पीकॉक्स के साथ नहीं रहेंगे, पीकॉक्स पीकॉक्स के साथ रहेंगे, क्रोज़ के साथ रहेंगे। तो एक जैसे अगर फेदर्स होंगे तो वो एक ग्रुप बनाकर रहेंगे। तो इसीलिए हम लोगों के लिए भी ऐसा कहते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर, यानी कि वो लोग जो एक दूसरे के जैसे हैं, एक दूसरे के थॉट्स को समझते हैं, एक दूसरे के जैसी चीज़ें करते हैं। ठीक है, उनकी सोच एक जैसी है, तो वो लोग भी साथ में रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट है पर्सन्स ऑफ सेम कास्ट, गलत है, सेम कलर भी गलत है, सेम टाइप ऑफ फेदर, यहाँ पे बर्ड्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, बर्ड से हमने इस इडियम को डिराइव किया है, लेकिन यहाँ पे बात बर्ड्स की नहीं हो रही, यहाँ पे बात लोगों की हो रही है। पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, ये बात बिल्कुल सही होगी, हम यही कह रहे हैं आपकी जो थॉट्स हैं, आपके जो एक्शंस हैं, आप जिस तरह के इंसान हो, अगर आपके जैसा कोई और इंसान भी है तो जनरली आप लोग साथ में रहेंगे। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट।
We have now reached the end of the video. Hope you enjoyed the session. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.